नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज आपको आपके सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर कौटिल्य हमें पढ़ना है। कौटिल्य, जिन्हें कि हम चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जानते हैं। कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। अर्थशास्त्र जो है वो प्राचीन भारतीय चिंतन की नीतिशास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। भारतीय चिंतन परंपरा के अन्य स्तोत्रों यथा स्मृतियों और महाकाव्यों आदि से अर्थशास्त्र की भिन्नता इस संबंध में स्पष्ट होती है कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान, मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण नियमन और मानवीय आचरण की समुचित नियंत्रण के लौकिक उपदेशों को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र जो है उसकी 15 भागों में विभाजन किया गया है, अर्थात 15 अधिकरण हैं अर्थशास्त्र के, जिसमें अलग अलग खंड में अलग अलग राज्य से संबंधित शाखाओं का वर्णन है। प्रथम जो भाग है या अधिकरण है उसमें राज्य से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक वर्णन किया गया है। दूसरा जो अधिकरण है उसमें राज्य के प्रशासनिक विभागों या संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन किया गया है। तीसरे और चौथे अधिकरण में क्रमशः राज्य की दीवानी और फौजदारी और न्यायिक प्रणाली का विवेचन है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों और दायित्वों का वर्णन है। छठे अधिकरण में राज्य की जो 7 प्रकृतियां या 7 अंग हैं उनका वर्णन किया गया है। आठवें अधिकरण में युद्ध, विजय, पराजय, सेना संबंधी व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों से राज्य के बचाव की सामान्य नीति और तत्कालिक उपायों का वर्णन किया गया है। 10वां अधिकरण युद्ध नीति से संबंधित है। 11वां अधिकरण आपातकालीन स्थिति में शत्रुओं के नाश और उन्हें वश में करने के उपायों के साथ ही विजेता राष्ट्र के द्वारा विजित राष्ट्र के प्रति किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में वर्णन है। 12वें और 13वें अधिकरण में विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य के द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों के संबंध में विवेचन है। 14वें अधिकरण में शत्रु नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्रों आदि का वर्णन है। और 15 जो अधिकरण है, अंतिम जो अधिकरण है, उसमें विभिन्न प्रसंगों के ग्रंथ में प्रतिपादित विचारों के अर्थान्वयन के लिए सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 भागों में विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है उससे संबंधित नहीं है, अपितु अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक महत्व का ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजनीतिक ज्ञान को दंड नीति की संज्ञा दी गई है, तो अर्थशास्त्र जो है वो दंड नीति को ज्ञान की स्वतंत्र और स्वायत्त शाखा के रूप में महत्व प्रदान करता है। देखिए बच्चों, कौटिल्य जो है उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ज्ञान की 4 शाखाओं का वर्णन किया है: त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। ज्ञान की शाखाओं को कौटिल्य ने विधा का नाम दिया है और स्पष्ट किया है कि किसी भी विशेष संदर्भ में उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जिससे होता है उसे विधा कहते हैं। सबसे पहली बात जो कौटिल्य ने कही है चारों विधाओं के संबंध में, ये पहली है त्रयी। त्रयी के अंतर्गत कौटिल्य ने कहा है कि इसमें वेद, वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषय सम्मिलित हैं
और सामाजिक विषयों को भी त्रयी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार कौटिल्य ने त्रयी का संबंध नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से माना है। दूसरा है वार्ता। वार्ता में कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन, उद्योगों और ऐसे विषयों को सम्मिलित किया है जो कि भौतिक उपलब्धियों और संपत्तियों के अर्जन से संबंधित है। त्रयी और वार्ता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को कौटिल्य ने आन्वेषी की संज्ञा दी है और दंड नीति को कौटिल्य ने इन तीनों त्रयी, वार्ता और आन्वेषिकी के भली भांति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है। कौटिल्य के लिए यद्यपि ज्ञान की ये चारों शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सब में सर्वाधिक महत्व दंड नीति का है, क्योंकि वस्तुतः दंड नीति ही त्रयी, वार्ता और उसके आन्वेषिकी के अनुसार नियमनन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। तो कौटिल्य का मत है कि दंड नीति ना हो तो त्रयी, वार्ता और आन्वेषिकी का सुनिश्चित होना असंभव हो जाएगा। इसीलिए कौटिल्य ने जो है दंड नीति को यद्यपि अकेले महत्वपूर्ण नहीं माना है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवश्य माना है। कौटिल्य ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य संबंधों का प्रतिपादन करके राजनीतिक ज्ञान को स्वतंत्र स्तर प्रदान करते हुए भी राजनीतिक सत्ता के प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट किया। राज्य सत्ता की प्रकृति पर कौटिल्य के ज्ञान संबंधी विचारों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न आता है राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य के विचार। देखिए, पिछले अध्याय में मनु में हमने पढ़ा था कि मनु क्या कहते हैं कि समाज में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की, यानी राज्य अथवा राजा जो है वो दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है। लेकिन कौटिल्य जो कहते हैं वो कहते हैं कि राज्य जो है वो समझौते का परिणाम है। मैंने आपको आरंभ में बताया था कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 5 सिद्धांत प्रचलित हैं। सबसे पहला राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। दूसरा शक्ति सिद्धांत, जो ये कहता है कि जिसकी लाठी भैंस उसी की, अर्थात जो व्यक्ति बलवान है उसने निर्बलों पर अधिकार करके राज्य की स्थापना की। तीसरा समझौता सिद्धांत, जो ये कहता है कि राज्य ना तो किसी शक्ति का परिणाम है और ना ही ईश्वर कृत है, अपितु राज्य जो है वो जनता के बीच एक समझौते का परिणाम है। चौथा सिद्धांत है मातृ और पितृसत्तात्मक, जो एक मातृसत्तात्मक है वो कुटुंब की मुखिया माता को मानता है और पितृसत्तात्मक समाज में पिता को, और फिर कुटुंब से ये राज्य तक पहुंचते हैं। अभी जो मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है राज्य का विकासवादी सिद्धांत। वो कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वरकृत है, न शक्ति का परिणाम है, न समझौते का परिणाम है, अपितु राज्य का विकास धीरे धीरे उत्तरोत्तर परिवार, परिवार से समूह, समूह से कुटुंब, कुटुंब से कबीले, कबीले से बढ़ता बढ़ता इस अवस्था तक पहुंचा है। इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट पेपर का सब्जेक्ट है। लेकिन कौटिल्य की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत का संकेत देते हैं। अर्थशास्त्र में जो उन्होंने राज्य की स्थिति का वर्णन किया है उसमें लिखा हुआ है कि संसार में अराजकता की स्थिति थी, भयंकर दुखों और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राज्य पद को धारण करने और संपूर्ण शक्ति का उपयोग करके प्रजा के आचरण को नियमित और नियंत्रित करने की प्रार्थना की।
मनु से उनका तात्पर्य एक व्यक्ति विशेष से है जिसको प्रजा ने अपने अधिकार सौंपे और बदले में उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लिया। प्रजा ने मनु को यह आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव रखेगी, निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदाओं में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी ताकि उसे राजकीय दायित्वों को पूरा करने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और साधन सुलभ रूप से प्राप्त हो सके। कौटिल्य के द्वारा उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य एक प्राकृतिक या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं है, अपितु कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 तथ्य बताए हैं। पहला, राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है जिसमें मनुष्य ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया, और दूसरा, लोगों के द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करते हुए मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। स्पष्ट है कि कौटिल्य ने आधुनिक अनुबंधवादी विचारक जो समझौतावादी विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति ही राज्य को एक अनुबंध या समझौते का परिणाम माना है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था वो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलता जुलता है। कौटिल्य ने कहा है कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, उसके पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मत्स्य न्याय था, अर्थात भौतिक शक्ति का बोलबाला था। किसी भी संस्था के अभाव में दुर्बल जो है उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बलवानों के द्वारा पीड़ित किए जाते थे। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था ना कहकर अराजक अवस्था कहा है, और इसका अर्थ यही है कि इस स्थिति में समाज नाम का अस्तित्व नहीं था। अब राज्य की उत्पत्ति के पश्चात कौटिल्य ने राज्य का जो साप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया है और राज्य के जो कार्य बताए हैं, प्रशासनिक प्रणाली बताई है, मंत्री परिषद के बारे में बताया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताया है, इनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।